वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने अपना नया चैप्टर शुरू किया था और वो है रिप्रोडक्टिव। तो हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ डेटा दिए थे सेंसस के, और उसमें मैंने कहा था कि जो पहला सेंसस है वो कंडक्ट हुआ है कब 1871 में, और फिर मैंने कहा था कि इसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंफर्म करूँगा। तो वो है 1870 जो हमने डेटा लिखा है, इट इज़ करेक्ट। तो फर्स्ट सेंसस जो कंडक्ट किया गया था वो 1871 में किया गया। फिर पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब इसकी तो ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमने ये लास्ट क्लास में देखा था कि पॉपुलेशन बहुत फास्ट रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है 2001 में जो पॉपुलेशन के डबल होने के ईयर थे कि कितने सालों बाद पॉपुलेशन डबल हो जाएगा, वो था 33 ईयर्स। मतलब ये माना गया कि 33 साल के बाद जो पॉपुलेशन है जितना 2001 में है, ठीक 33 ईयर्स के बाद वो डबल हो जाएगा। फिर 2011 में जो सेंसस आया उसके अकॉर्डिंग के हिसाब लगाया गया कि जो पॉपुलेशन है वो अगले 33 साल में नहीं, अगले 30 साल के अंदर डबल हो जाएगा। इसका मतलब पॉपुलेशन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हमें क्या करना है, उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के लिए कई सारे मेजरमेंट लिए गवर्नमेंट ने, अवेयरनेस किया, ये किया। इसके अलावा एक और आप देख लो, एक स्लोगन दिया गया, और वो स्लोगन क्या था? वो स्लोगन था हम दो हमारे दो। मतलब दो से ज़्यादा कोई भी क्या करे, ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस ना करे। ये सब स्लोगन वगैरह दिए गए ताकि लोग जागरूक हों और इस चीज़ को फॉलो करें, पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। फिर गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। These are the methods used to prevent unwanted प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, मतलब कोई ना कपल है और अब वो फीमेल और बच्चों को बर्थ नहीं देना चाहती, वो कपल नहीं चाहता कि और मतलब उसके यहाँ बर्थ ले, तो वो अनवांटेड प्रेगनेंसी है। उस अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो डिवाइसेस यूज की जाएंगी, जो मेथड्स अप्लाई किए जाएंगे, उसे बोलेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, तो ये तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बाद आगे समझें तो हमारे पास जो कॉन्ट्रासेप्शन हम लेंगे उस कॉन्ट्रासेप्शन को कैसे हम बोल सकते हैं कि ये सबसे बेटर कॉन्ट्रासेप्शन है, ये सबसे अच्छा मेथड है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसे बोलते हैं, जो सबसे अच्छा मेथड हो, जो बेस्ट हो, उसे बोलते हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ या फॉर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। प्रॉपर्टीज फॉर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। किसी एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होनी है? आइडियल का मतलब श्रेष्ठ, जिसको हम अपना आइडियल माने। ठीक है, तो आइडियल के लिए हम उसमें तो कुछ प्रॉपर्टी रखते हैं कि इसमें ये खास बात है, इसमें ये खास बात है, ये खास बात होनी चाहिए, ये होना चाहिए। तो जो जो प्रॉपर्टीज हम देखेंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो उसको बोलेंगे। अगर वो सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर है तो उसे बोलेंगे वो हमारा एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, तो आपकी हेडिंग दी है और इसके बारे में हम समझते हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव है उसको यूज करना इजी होना चाहिए। फर्स्ट है it should be easy to use, आसानी से यूज कर सकें उसे। दूसरी खास बात
should not produce any side effect. वो कोई साइड इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए. It should not produce any side. मतलब भाई मान लीजिए हमने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया, मान लो फीमेल ने यूज किया, फीमेल यूज कर सकती है, तो उसके बॉडी में रैशेस हो गए, इचिंगनेस होने लगी, तो ये सब नहीं होना चाहिए. इसके अलावा जो कॉन्ट्रासेप्टिव है ये कैसा होना चाहिए? ये चीपर होना चाहिए. इट शुड बी चीपर, सस्ता होना चाहिए, आसानी से अवेलेबल होना चाहिए. इट शुड बी इजीली अवेलेबल, आसानी से अवेलेबल हो. इसके अलावा जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो रिवर्सिबल होना चाहिए. इट शुड बी रिवर्सिबल और बॉडी के साथ कोई इंटरेक्ट ना करे, किसी बॉडी के मैकेनिज्म के साथ कोई इंटरेक्शन शो ना करे. इट डज नॉट शो any interaction or interfere in vital activity. जो एक्टिविटी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है उनके साथ कोई भी इंटरेक्शन शो ना करे, इंटरफेयर ना करे. तो ये सारी प्रॉपर्टी अगर किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर होती हैं तो वो कहलाता है हमारा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव. ठीक है. अब हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अलग अलग मेथड्स के बारे में समझेंगे. तो ये नोट करें आप, फिर हम समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. कल मैंने ना ये समझाया था आपको कि आप लोग अच्छे से पढ़ें, तो ठीक है, तो पढ़िए. ठीक है. और हर एक वीडियो को बहुत सीरियसली और बहुत अच्छे से समझेंगे, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं. चलिए अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन. तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें 5 टाइप के हैं. देखिए इसमें फर्स्ट आता है, सबसे पहला है नेचुरल मेथड. दूसरा है मैकेनिकल मेथड, इसको हम बैरियर मेथड बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैरियर या फिर फिजिकल मेथड. तीसरा है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जिसे हम IUDs कहते हैं. और चौथा है केमिकल मेथड्स. और पांचवा है सर्जिकल मेथड. ठीक है. इसमें देखो जो ये 4 मेथड है ना, ये चारों नेचुरल से लेकर केमिकल तक, ये चारों मेथड होते हैं फॉर स्पेसिंग चिल्ड्रन, फॉर स्पेसिंग इन चाइल्ड्स. ये बच्चों में स्पेस देने के लिए, मतलब कि पहला बेबी 3 साल, पहला बेबी का बर्थ हुआ तो दूसरे बेबी को हम 3 साल के बाद कंसीव करेंगे. ठीक है. तो उसके लिए, जबकि जो सर्जिकल मेथड है ये होता है टर्मिनल मेथड. एक बार अगर सर्जरी करा दी तो फिर इसको रिवर्स नहीं कर सकते हम लोग.
तो ये टर्मिनल मेथड है, इसके बाद प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। ठीक है, देखिए नेचुरल में कौन कौन से आते हैं। नेचुरल के अंदर हमारे 3 मेथड आते हैं। इसमें पहला आता है पीरियोडिक एक्सिस्टेंस, पीरियोडिक एक्सिस्टेंस। दूसरा आता है लैक्टेशनल एमिनोरिया, और तीसरा आता है कोइटस इंटररप्टस। अभी ना मैं हर एक को बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। और बैरियर मैथड में क्या क्या है, बैरियर में आ जाएगा क्वांटम, सर्विकल कैप, वाउल्स और डायफ्राम। इंट्रायूटेरिन डिवाइस में 3 आ जाएंगे, नॉन मेडिकेटेड, उसके अलावा कॉपर रिलीजिंग, और तीसरा आ जाएगा हार्मोनल। केमिकल मेथड में क्या क्या है, केमिकल में हमारे पास आ जाएगा टैबलेट्स, क्रीम्स, जेलीज, ये सब, और ट्यूब्स, ये सब आ जाएंगे। ये सारे कैसे हैं, ये जो सारे हैं ये हैं स्पर्मिसाइड, स्पर्म को मारने वाले। इसके अलावा फिर आ जाएगा हार्मोन रिलीज या हार्मोनल पिल्स, ठीक है, हार्मोनल पिल्स आ गए, और एक आ गया इम्प्लांट्स। सर्जिकल मेथड में 4 मेन हैं। ट्यूबोक्टॉमी, वैसेक्टॉमी, ओफेक्टॉमी और ऑर्चिडेक्टॉमी। ठीक है, तो ये सारे मेथड है, ये सभी पढ़ रहे हैं। तो ये ना डायग्नोस्टिक फ्लो चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फ्लो चार्ट से आप बता सकते हो कौन सा मेथड किस में आता है। तो ये फ्लो चार्ट बहुत ध्यान से आपको तैयार करना है अच्छे से, ताकि आप ये डिफरेंशिएट कर सकें कौन सा मेथड किस में आएगा। सीधा आपको एग्जांपल देके पूछ देगा वो किस में आता है, तो आपको ये फ्लो चार्ट आना है, ठीक है। इसे बनाइए। इसके बाद हम सबसे पहले जो शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे नेचुरल मेथड। नोट करिए, डन हो गया बेटा। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर 1 वो है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड के पीछे प्रिंसिपल क्या है? इसके पीछे प्रिंसिपल ये है कि हमें ओवम और स्पर्म की मीटिंग को रोकना है। हर एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के पीछे कुछ ना कुछ प्रिंसिपल रहेगा। इसके पीछे ये है कि हम ओवम को मिलने नहीं देंगे। अगर ओवम और स्पर्म नहीं मिल पाएंगे तो क्या होगा? तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी, तो हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नेचुरल मेथड में द प्रिंसिपल behind this is to prevent the
स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म और ओवम की मीटिंग को रोक दिया जाए, तो इसे बोलते हैं नेचुरल मेथड। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं। तीन मैंने आपको बताया, पीरियडिक एब्सिस्टेंस, लैक्टेशनल एमेनोरिया और कोइटस इंटरकोर्स। तो सबसे पहला हम शुरू करते हैं पीरियडिक एब्सिस्टेंस। ये जो पीरियडिक एब्सिस्टेंस है ये किस बात पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पे बेस्ड। देखो हमें पता है, हम ये पढ़ के आए हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है या 28 to 29 डेज है, और इसमें ना 4 फेज है। पहला है सिक्रेटरी फेज, दूसरा है जिसे मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, दूसरा है आपका कौन सा फॉलिकुलर फेज, तीसरा ओव्यूलेटरी फेज और चौथा है ल्यूटियल फेज। अब देखो जब इनिशियल डेज होते हैं यानी कि मेंस्ट्रुएशन होता है, जिस टाइम पे ब्लड रिलीज हो रहा है, मतलब ओवम जो है फर्टिलाइज नहीं हो पाया तो वो बाहर चला जाएगा वजाइना से। अगर उस टाइम में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तो वो सेफ टाइम होता है, उस टाइम पे फीमेल में ओवम नहीं है तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो। ठीक है, तो इसमें पीरियडिक एब्सिस्टेंस में कुछ सेफ टाइम बताए गए हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, कब मेल और फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं। तो कब कर सकते हैं? तो इसमें जो सेफ जोन है या जो सेफ टाइम है फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, या फिर हम बोल सकते हैं टू प्रिवेंट या टू अवॉइड प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को अवॉइड, वो है क्या है? पहला है सेफ टाइम, फ्रॉम 3 to 12 days of मेंस्ट्रुअल साइकिल, और दूसरा है फ्रॉम 22 to 29 days of मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसे हम 12 या 10 भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब 3 से 4 दिन तक तो मेंस्ट्रुएशन रहेगा, ब्लड रिलीज होता रहेगा, उसके बाद 4 से 6-10 दिन का जो 6 दिन का टाइम पीरियड है उस टाइम पर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तो फीमेल में अभी ओवम बना नहीं है, ओवम अभी वहाँ तक आया नहीं है एम्ब्रियो में जंक्शन तक, तो क्या होगा? तो यहाँ पर सेफ है यानी कि फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। और जब 28 की बात करें तो इस टाइम पे ओवम क्या होता है? एम्ब्रियो जंक्शन से आगे निकल जाता है तो वो अनफर्टिलाइज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता, तो इस टाइम पर भी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा सकता है। इसमें जो डेंजर टाइम है वो क्या है? डेंजर या ससेप्टेबल टाइम फॉर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लिए जो ससेप्टेबल टाइम है वो क्या है? वो है 12 to 20 days of menstrual cycle। इस टाइम पे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तो फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चांस कब होते हैं? 14 to 16 डे के बीच में। अब देखिए ये तो हो गया हमारा पीरियडिक एब्सिस्टेंस, इसके कुछ फायदे हैं तो कुछ इसके हार्मफुल इफेक्ट भी हैं। इसके पहले बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स भाई पहली बात तो ये कैसा मेथड है? इट इज नेचुरल मेथड
नेचुरल मेथड, नो साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, चीपर है, नो डिवाइस इज यूज, इसमें कोई डिवाइस यूज नहीं, ठीक है। इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है? हार्मफुल इफेक्ट, इसके हार्मफुल इफेक्ट ये हैं कि इसमें ना फेलियर चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हार्मफुल इफेक्ट है मैक्सिमम फेलियर चांसेस, फेलियर चांसेस ज्यादा है। दूसरा हार्मफुल इफेक्ट क्या है? इन्फेक्शन चांसेस रहते हैं, इन्फेक्शन चांसेस, ठीक है, ये इसके हार्मफुल इफेक्ट। तो ये हमने पहला पढ़ लिया पीरियडिक एब्सिस्टेंस। पीरियडिक एब्सिस्टेंस कवर करने के बाद अब हम सेकंड पे चलेंगे और वो है लैक्टेशनल एमेनोरिया। आप इसे नोट करें। तो सेकंड है लैक्टेशनल एमेनोरिया। So students, सेकंड है लैक्टेशनल एमेनोरिया। ये क्या कहता है? देखो लैक्टेशनल, आपको ना नाम से कुछ याद आ रहा है? लैक्टेशन, लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब है जब फीमेल ना प्रेग्नेंट हो जाती है और उसने फिर डिलीवरी कर दी, यानी कि नए बच्चे का बर्थ हो गया, तो आफ्टर पार्टुलेशन लैक्टेशन पीरियड चलेगा और जो लैक्टेशन पीरियड जब तक रहेगा तब तक उस फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। यानी कि अगर बर्थ के बाद लैक्टेशन पीरियड के दौरान अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती। तो यहाँ पर क्या है? इन दिस मेथड menstrual cycle is absent in female during lactation period. After पार्चुरेशन के बाद फीमेल में लैक्टेशन पीरियड के टाइम पर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। इसका अगर हम प्रिंसिपल देखें तो इट इज बेस्ड ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पर ये भी बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो देखिए पहला बेनिफिट ये है कि ये नेचुरल मेथड है, वही सेम है बेनिफिट, नेचुरल मेथड है। दूसरा नो साइड इफेक्ट, कोई इसमें साइड इफेक्ट नहीं। तीसरा चीपर मेथड है। चौथा नो एक्सटर्नल डिवाइस इज रिक्वायर्ड, इसमें कोई डिवाइस नहीं चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें हैं। और इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या होंगे? हार्मफुल इफेक्ट की बात करेंगे तो वो क्या होगा? वो हो जाएगा इसके फेलियर चांसेस ज्यादा हैं, मैक्सिमम फेलियर चांसेस। इसके अलावा फीमेल बॉडी रेडी नहीं होती, फीमेल बॉडी नॉट
physically ready for intercourse because of weakness की वजह से फीमेल बॉडी जो है वो रेडी नहीं है। तो ये हमने दो मेथड पढ़ लिए, एक नेचुरल पढ़ लिया हमने पहला वाला आपका ब्रीडिंग असिस्टेंट, दूसरा हमने पढ़ लिया लैक्टेशनल एनालॉजी। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड जो हमें शुरू करना है वो है कोइटस इंटरप्टस। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कोइटस इंटरप्टस को शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप ये पढ़ते रहिए। थैंक यू।